हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो मेरे नीट 2026 के चैंपियंस। आपका भैया आ गया है एक एब्सोल्यूट अल्टीमेट एक्सप्लेनर के साथ। आज हम क्लास 11th और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज एक ही बार में मास्टर करने वाले हैं, बिल्कुल लेजर फोकस के साथ, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट। हम हर एक लाइन, हर एक फॉर्मूला डीपली कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो बिकॉज वी आर गोइंग एट लाइटनिंग स्पीड। ये 6 स्टॉप्स हैं हमारी इस हाई स्पीड रिवीजन एक्सप्रेस के। मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके किनेटिक्स तक जाएंगे। एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा, हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो आइज ऑन द स्क्रीन, गेट रेडी टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। पहला स्टॉप, मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशंस। लेट्स डिकोड दिस राइट नाउ। स्क्रीन पर ध्यान दो। मोल्स यानी स्मॉल एन निकालने के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर Na। और तीसरा, वॉल्यूम इन लीटर्स एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखो, m1 इंटू F1 प्लस m2 इंटू F2 होल डिवाइडेड बाय 100, जहां m मास और F अबंडेंस है। या फिर मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होता है, सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। मोलालिटी स्मॉल m, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ध्यान रखना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। नॉर्मेलिटी कैपिटल N, इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं, याद है ना। n फैक्टर एसिड्स के लिए नंबर ऑफ H+ आयंस है, बेसिस के लिए OH- आयंस, और रिडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। एंड मोलैरिटी कैपिटल M इज सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर 2 सोल्यूशंस मिक्स कर रहे हो तो फाइनल मोलैरिटी बनती है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एकदम क्लियर? मूविंग सीमलेसली टू आवर अदर कंसंट्रेशन टर्म्स। मास परसेंट weight by weight is pure logic. Mass of component divided by total mass into 100. Volume percent V by V भी same है। Volume of component divided by total volume into 100. और weight by volume is mass of solute by total volume into 100. लेकिन अगर कोई चीज बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में है, जैसे हवा में पोल्यूटेंट्स, तो हम पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इंटू 10 की पावर 6। मोल फ्रैक्शन XA एक सिंपल रेशियो है, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। और हाँ, सारे मोल फ्रैक्शंस का सम यानी XA प्लस XB हमेशा एग्जैक्टली 1 होता है। अब लॉज पर आते हैं। हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन X। और राउल्ट्स लॉ में पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इट्स प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन X1। टोटल प्रेशर P टोटल होगा P1 प्लस P2। एक ट्रैप बताऊं, अगर NTA स्पेसिफिकली वेपर फेज में फ्रैक्शन पूछे तो X1 नहीं Y1 फ्रैक्शन यूज करना। फॉर्मूला बनेगा P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का पूरा फंडा समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस कंप्लीटली राउट्स लॉ फॉलो करते हैं क्योंकि उनमें प्योर कंपोनेंट्स यानी A और B के बीच की फोर्सेस मिक्सचर की नई AB फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होती हैं। कोई चेंज नहीं आया, इसलिए वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग DV मिक्स और इंथैल्पी चेंज DH मिक्स दोनों बिल्कुल जीरो होते हैं। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में खेल अलग है। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है आपके पुराने AA या BB बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर थे एज कंपेयर टू नए AB बॉन्ड्स। तो नए बॉन्ड्स वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जल्दी वेपराइज होंगे, इसलिए ओवरऑल P टोटल बड़ा हो जाता है PA प्लस PB से। ये प्रोसेस कंप्लीटली एंडोथर्मिक होता है। DH पॉजिटिव और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है DV पॉजिटिव। नेगेटिव डिविएशन एग्जैक्टली इसका उल्टा है। नई AB फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई तो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कम जाएंगे, मीनिंग P टोटल कम होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हैं, एनर्जी रिलीज होगी, सो इट इज एक्सोथर्मिक DH नेगेटिव, और नेचुरली वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा DV नेगेटिव। सॉल्यूशंस चैप्टर की जान है ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पूरा ध्यान यहां देना। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला है P0 माइनस P1 होल डिवाइडेड बाय P0 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X सॉल्यूट। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम इसको N2 बाय N1 भी लिख सकते हैं। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी M।
तीसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी M। चौथी, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई लिखते हैं इज I इंटू कॉन्सेंट्रेशन C इंटू R इंटू T। पर इन सब में ये स्मॉल I क्या है? ये सब का बॉस है, वॉन हॉफ फैक्टर। ये इन फॉर्मूलाज को एक एक्चुअल रियलिटी चेक देता है। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल पानी में जाकर पूरी तरह डिसोसिएट हो रहा है जैसे NaCl, तो एक पार्टिकल 2 बन गया, सो I की वैल्यू 2 होगी। अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है जैसे 2 मिलकर एक डाइमर बन गए, तो I सीधा 0.5 हो जाता है। और इनकम्प्लीट केसेस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा या एसोसिएशन बीटा वाले स्पेसिफिक फॉर्मूला से इसको एडजस्ट करते हैं। चैप्टर 2 पर आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अपना फोकस बनाए रखना, लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग। क्वांटम मैकेनिक्स के एसेंशियल फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं लाइन बाय लाइन। एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू h इंटू V यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम hc बाय लैम्डा भी लिखते हैं, जहां प्लैंक्स कांस्टेंट h है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मास्टर इक्वेशन कहती है कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी hv इक्वल होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन hv0 कहते हैं, प्लस किनेटिक एनर्जी हाफ mv² के। उसके बाद आता है राइटबर्ग फॉर्मूला, जिससे हम वेव नंबर या 1 बाय लैम्डा निकालते हैं। इट इज RH इंटू z² ब्रैकेट में 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2²। RH की वैल्यू 10967 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी हायर स्टेट N2 से किसी भी लोअर स्टेट N1 तक जंप के लिए जनरल फॉर्मूला लगेगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। पर स्पेसिफिकली अगर वो ग्राउंड स्टेट यानी N1 इक्वल्स 1 में कूद रहा है, तो NTA आपको सीधा शॉर्ट कर देता है N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये लिटरली आपका सबसे बड़ा MCQ टाइम सेवर है। अब बोर्स मॉडल देखो। बोर रेडियस R इज 0.529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रम्स में। बोर वेलोसिटी V इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n मीटर्स पर सेकेंड। और बोर एनर्जी E इज -13.6 इंटू z² बाय n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सारे वेरिएबल्स क्लियर रखना। यहाँ पर आकर बच्चे सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। शेल और सबशेल के एंगुलर मोमेंटम में एग्जाम्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। देखो, शेल का एंगुलर मोमेंटम बहुत सिंपल है, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। पर सबशेल के लिए फॉर्मूला कंप्लीटली बदल जाता है। इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2 पाई। दोनों को अलग अलग लॉक कर लो अपने दिमाग में, मिक्स मत करना। फिर आती है डिब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी दी हो तो h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास m। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लॉजिक इज dx यानी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाइड बाय dpx अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। अगर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिखोगे तो dx इंटू dv इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई इंटू m। और ये आखिरी बुलेट पॉइंट तो पेपर सेटर का फेवरेट है, नोड्स। रेडियल नोड्स निकालने हैं तो n-l-1। एंगुलर नोड्स सीधा आपके एजिमुथल क्वांटम नंबर l के बराबर होते हैं। तो टोटल नोड्स दोनों को ऐड करके बन जाते हैं एग्जैक्टली n-1। चैप्टर 3, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा इंजन यही है, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल स्क्रीन पर क्लियर लिखा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू हीट Q प्लस वर्क W, जिसको हम Q माइनस P इंटू dV भी लिखते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम में न हीट एक्सचेंज होती है न वर्क, तो Q0, W0 और Du भी 0। हब सबसे बड़ा रेड अलर्ट। नीट में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इस साइन कन्वेंशन वाले पार्ट में आती है। याद रखना, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव प्लस W होता है, जबकि फिजिक्स में आप एग्जैक्टली इसका उल्टा पढ़ते हो। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हमेशा प्लस Q है और इवॉल्व्ड यानी रिलीज्ड हुई तो माइनस Q। रिवर्सिबल वर्क का यूनिवर्सल फॉर्मूला W इक्वल्स -2.303 nRT लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम VF डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम VI। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देख लो। फ्री एक्सपेंशन में बाहर का प्रेशर 0 होता है, सो वर्क डन W हमेशा 0 निकलेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे dV 0 हो गया तो पूरी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली du इक्वल्स QV बन जाएगी। और एडियाबैटिक में Q 0 होता है तो du डायरेक्टली एडियाबैटिक वर्क WAD के बराबर हो जाता है। फिर आती है एंथैल्पी, DH इक्वल्स du प्लस P इंटू dV। गैसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप ले लेती है। DH इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा Ng इंटू RT।
ये डेल्टा एनजी स्पेसिफिकली केयरफुली सुनना सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स वहां दिखे तो उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देना। लास्ट में हीट कैपेसिटीज हैं। टोटल हीट कैपेसिटी C इज Q by dt। मोलर हीट कैपेसिटी Cm इज Q divided by N into dt और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c इज Q divided by mass M into dt। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R आइडियल गैस के लिए। अब यहाँ एक मैसिव कैच आने वाला है जहाँ 90% मिस्टेक्स होती हैं। तो स्क्रीन के इस पॉइंट पर पूरा फोकस करना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड रूल है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं, राइट? बट जब एग्जामिनर आपको सेम चीज बॉन्ड एंथैल्पी से कैलकुलेट करने को बोले तब ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली रिवर्स हो जाता है। तब इट इज सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको अभी के अभी डबल स्टार मार्क करके याद कर लो। हेसेस लॉ बड़ा प्यारा और सिंपल रूल है। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में घूम के रहे, टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा। इट्स जस्ट द सम ऑफ DH ऑफ ऑल स्टेप्स। एंट्रोपी चेंज DS इज Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T। और स्पॉन्टेनिटी का आखिरी अल्टीमेट टेस्ट द बॉस इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी dG इज इक्वल टू DH माइनस T इंटू DS। कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस तभी और तभी होगा जब DG प्योरली नेगेटिव निकल कर आएगा। चलो चैंपियंस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप चैप्टर 4 केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। लेट्स कॉन्कर दिस वन टू। इक्विलिब्रियम का मास्टर इक्वेशन ये रहा, Kp इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाइड बाय RT टू द पावर डेल्टा N। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, डेल्टा N में ओनली एंड ओनली गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स के मोल्स लेने हैं। अब मॉडिफिकेशंस देखते हैं। अगर किसी रिएक्शन को आपने उल्टा कर दिया यानी रिवर्स किया तो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा 1/Kc हो जाएगा। अगर प्योर रिएक्शन को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट पुराने वाले Kc की पावर n हो जाएगा। रिएक्शन का एक्सटेंट यानी प्रोग्रेस कैसे चेक करें? अगर Kc 10 की पावर 3 से बड़ा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर 10 की पावर -3 से छोटा है तो इट हार्डली प्रोसीड्स, रिएक्शन हुई ही नहीं ठीक से। और बीच में है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बैलेंस्ड अमाउंट में है। किसी रैंडम टाइम पर रिएक्शन कहाँ जा रही है ये बताता है रिएक्शन कोशेंट QC। अगर QC आपके Kc से बड़ा हो गया तो सिस्टम गाड़ी रिवर्स में डालेगा, बैकवर्ड जाएगी। अगर QC छोटा है तो आगे यानी फॉरवर्ड जाएगी। और अगर QC एग्जैक्टली Kc के बराबर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इक्विलिब्रियम पर हैं। गिब्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन है स्टैंडर्ड DG0 इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K। और इस चैप्टर का हीरो ले शेटलियस प्रिंसिपल का क्लियर कट समरी सुन लो। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां ऑलरेडी हीट निकल रही है वहां आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो रिएक्शन कॉम्पेंसेट करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट होगी। प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां गैशियस मोल्स कम हैं। और कैटलिस्ट वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवाता है, आगे पीछे बिल्कुल शिफ्ट नहीं करता। आयोनिक इक्विलिब्रियम के डीप वाटर्स में आते हैं अब। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw हमेशा H प्लस इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है, विच इज एग्जैक्टली 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। pH का फॉर्मूला इज सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड कंडीशन पर pH प्लस POH मिलकर 14 होते हैं। वीक एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का फॉर्मूला देखो, C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर डिसोसिएशन बहुत लो है यानी अल्फा 5% से कम है तो डिनोमिनेटर का 1 माइनस अल्फा 1 बन जाता है और Ka सिंपली C इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाता है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के इन बड़े फॉर्मूलाज को याद करने की एक बहुत सॉलिड और आसान मेमोरी ट्रिक देता हूँ। हमेशा ध्यान दो कि स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर कौन सा है, वही साइन डिक्टेट करेगा। पहले केस में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस स्ट्रॉन्ग है ना, बेस का pH 7 से ऊपर होता है यानी पॉजिटिव साइड, तो फॉर्मूला में pKw के बाद सब टर्म्स पॉजिटिव होंगे, प्लस pKa प्लस log C। दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब pH कम होगा, डाउन जाएगा तो नेगेटिव साइंस आएंगे, -pKb माइनस log C। एकदम लॉजिक से याद करो। बफर्स के लिए हम बिना सोचे सीधा हेंडरसन इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। बेसिक बफर के लिए POH इज इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय बेस। लास्ट में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। एक सॉल्ट MXYY के लिए फॉर्मूला बनेगा M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर X मल्टीप्लाइड बाय Y माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर Y।
बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स उनकी एग्जैक्ट पावर्स बन जाते हैं। और हाँ, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन तभी स्टार्ट होगा जब एक्चुअल आयोनिक प्रोडक्ट QSP आपकी KSP के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। Chapter 5 Electrochemistry Essentials. Let's charge up our batteries for this one. स्क्रीन पर नर्स्ड इक्वेशन का स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन ध्यान से देखो। बेस फॉर्मूला शुरू होता है यहाँ से, E cell इज इक्वल टू स्टैंडर्ड E0 माइनस RT बाय NF इंटू नेचुरल लॉग यानी ln ऑफ रिएक्शन कोशेंट QC। फिर स्टेप 2 में हम इस नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2.303। फिर स्टेप 3 जहां मैजिक होता है, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन और बाकी कांस्टेंट्स जैसे R और F की एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यूज डालते हैं तो फाइनल और सबसे जरूरी फॉर्मूला निकल कर आता है E cell इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ QC। नीट में प्रैक्टिकली 90% क्वेश्चंस आपके इसी 0.059 वाले फॉर्मूला से ही एक्यूरेटली सॉल्व होंगे। यहाँ n आपका टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉन्स है उस बैलेंस्ड इक्वेशन का। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, फॉर्मूला में सॉलिड सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन आपको बाय डिफॉल्ट 1 लेनी है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर सेल इक्विलिब्रियम पे आ गया, स्टेप 4 देखो, बैटरी डेड हो गई मतलब E cell 0 हो जाता है और आपका QC कंप्लीटली KC बन जाता है। तो फॉर्मूला मॉडिफाई होके बनता है E0 इज इक्वल टू 0.0591 बाय N इंटू लॉग KC। फाइनली रिलेशन विद स्टैंडर्ड किप्स फ्री एनर्जी, DG0 इज इक्वल टू माइनस N इंटू F इंटू स्टैंडर्ड E0 ऑफ द सेल। कंडक्टेंस के एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। रेजिस्टेंस R का बेसिक फिजिक्स वाला फॉर्मूला है रो इंटू L बाय A, जहां रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और कंडक्टेंस G सिंपली रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाय R, जिसको हम कंडक्टिविटी kappa इंटू A बाय L लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m बहुत बार पूछा जाता है। इट इज kappa इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलारिटी m। इसकी यूनिट्स बहुत स्पेसिफिक हैं, मेरे साथ अभी वोकलाइज कर लो। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, S cm स्क्वायर मोल -1। यहाँ एग्जामिनर यूनिट कन्वर्जन्स में बहुत ट्रैप लगाता है, तो ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेंट्रेशन चेंज को स्टडी करने के लिए हम D बाय हकल इक्वेशन फॉलो करते हैं। लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस A इंटू अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C। अब कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन, इसे अप्लाई करते वक्त हमेशा याद रखना किसी सॉल्ट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए उसके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी को एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्री से ऐड करना पड़ता है। स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखो, जैसे MgCl2 में 2 Cl- आयंस है ना, तो फॉर्मूला बनेगा लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस 2 टाइम्स लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। उस 2 को मल्टीप्लाई करना मत भूलना। And degree of dissociation alpha is basically molar conductivity at any given concentration divided by limiting molar conductivity at infinite dilution. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक, फैराडे के 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो टोटल वेट डिपॉजिट होगा वो हमेशा टोटल चार्ज पास किए गए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, जहां I करंट है और T टाइम है सेकेंड्स में। ये Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है मोलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू F। इस पूरे फॉर्मूला में बस I और T की एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अब आते हैं सेकेंड लॉ पर, जिसका सबसे बड़ा और डिसाइसिव कीवर्ड है सीरीज। जब कंप्लीटली डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट किया हो और उनमें से एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो जो वेट्स इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होते हैं ना, वो सीधा उनके अपने इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी फॉर्मूला बनता है W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। और किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालने का शॉर्टकट मैं बता चुकी हूँ। E इज प्योरली इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स टोटल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस N। We are in the end game now. आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स फॉर्मूलाज। एकदम फाइनल स्ट्रेच है ये, गिव इट योर एब्सोल्यूट 100% फोकस राइट नाउ। काइनेटिक्स में एवरेज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना बिल्कुल मत भूलना। स्क्रीन पर पहला पॉइंट देखो, रिएक्टेंस A के साथ डिक्रीज दिखाने के लिए -1/A लिखा है और प्रोडक्ट C के साथ इंक्रीज दिखाने के लिए +1/C आएगा। रेट लॉ प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, और यही कॉन्सेंट्रेशंस की पावर्स X और Y का सम ही आपको रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर देता है। रेट कॉन्स्टेंट K की यूनिट्स हर ऑर्डर के लिए अलग होती हैं।
इसका एक ज़बरदस्त शॉर्टकट बता रही हूँ, दिमाग में छाप लो। लीटर पर मोल लो, उसकी पावर कर दो ऑर्डर -1 और आगे पर सेकेंड लगा दो। देखो, जीरो ऑर्डर के लिए इस ट्रिक से यूनिट प्योरली मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। के का फॉर्मूला बनता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 माइनस फाइनल R होल डिवाइडेड बाय टाइम T, और इसका हाफ लाइफ T1/2 R0/2 के होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर देखो, उस शॉर्टकट से इसका कांस्टेंट के की यूनिट सिर्फ S इनवर्स यानी S की पावर -1 बचेगी। फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू 2.303/T मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ R0/R। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ बड़ी यूनिक है। इट इज प्योरली 0.693 डिवाइडेड बाय K, मीनिंग ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस स्लाइड पर मॉलिक्युलैरिटी और कोलिजन की कहानी है। मॉलिक्युलैरिटी एक थ्योरेटिकली डिफाइंड टर्म है, प्योरली नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होती है एक एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन में। और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 1, 2 या 3 हो सकती है, 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द चैप्टर, अरेनियस इक्वेशन, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है। K इज इक्वल टू A, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इंटू E की पावर -EA/RT। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर इसका लॉग लेंगे तो सिंपल फॉर्म बनता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। पर एग्जामिनर का फेवरेट है इसका 2 टेम्परेचर्स वाला फॉर्मूला। ये लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर नीट में प्रैक्टिकली टेस्ट होता है। log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जहाँ मार्क्स करते हैं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी EA आपको ऑलमोस्ट हमेशा किलो जूल्स में दी होती है और गैस कांस्टेंट R हम 8.314 जूल्स वाला यूज करते हैं। तो भाई फॉर्मूले में यूनिट को बराबर करना 1000 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल मत भूलना। आखिरी कॉन्सेप्ट, कोलिजन थ्योरी में जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम आगे एक एक्स्ट्रा P जोड़ देते हैं, तो रेट बन जाता है P इंटू ZAB इंटू E की पावर -EA/RT। ये P एक स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है जो बेसिकली प्रॉपर्ली ओरिएंटेड इफेक्टिव कोलिजन्स की रियलिटी को इक्वेशन में लाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। बूम! फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11th और 12th के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनके पीछे के मैकेनिक्स हमने एक सुपर फास्ट अनब्रोकन रन में मास्टर कर लिए हैं। एक भी टॉपिक छूटा नहीं है आज। पर याद रखना मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे चैंपियंस, एग्जाम हॉल के प्रेशर में फॉर्मूलाज रटने से ज्यादा उनका एक्चुअल एप्लीकेशन मैटर करता है। एक इक्वेशन में किस यूनिट को कहाँ यूज करना है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, यही रियल गेम है। सो आस्क योरसेल्फ अ क्रूशियल क्वेश्चन टुडे। क्या आप सिर्फ इन फॉर्मूलाज को थ्योरेटिकली मेमोराइज कर रहे हो या इनके पीछे का प्योर फंडामेंटल लॉजिक और ट्रिक्स भी समझ चुके हो? क्योंकि जब तक लॉजिक क्लियर नहीं है, ट्विस्टेड और टफ न्यूमेरिकल्स बिना सिली मिस्टेक्स के टैकल नहीं होंगे। सो कंसिस्टेंटली अपना रिवीजन रूटीन बनाए रखो, अपने इन क्लियर कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट में अप्लाई करते रहो, एंड आई प्रॉमिस यू विल एब्सोल्युटली बिकम अनस्टॉपेबल ऑन द D-Day। जाओ और फोड़ दो एग्जाम्स मेरे भाइयों और बहनों। मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर। ऑल द वेरी बेस्ट।